जैकी श्रॉफ के बारे में अगर हम सोचे तो पहला सवाल यही आएगा कि हम उन्हें जानते क्यों हैं। पिछले 20 सालों में तो उनकी कोई ऐसी ब्लॉकबस्टर नहीं आई है जिसमें वो लीड में थे, और आज के समय में ऐसे एक्टर्स जिन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ अपने करियर की शुरुआत करी थी, उनके करियर शुरू होके खत्म हो गए। अगर उनके अलावा कोई आज रेलेवेंट है तो उनको भी अपने आप को बार बार रीइन्वेंट करना पड़ा है, और फिर भी वो जैकी श्रॉफ की पर्सनैलिटी, उनकी पॉपुलैरिटी, उनके फेम के आसपास भी नहीं खड़े होते। हो सकता है तुम जैकी श्रॉफ को उनकी अतरंगी पर्सनालिटी के लिए जानते हो, टाइगर श्रॉफ के पिता के रूप में जानते हो, क्योंकि जैकी श्रॉफ की आखिरी फिल्म विच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ द एंटायर 90s आई थी रंगीला 1995 में। पर उसके अलावा अगर थोड़ा और दिमाग पे जोर डालो तो उनकी अगली बड़ी हिट आई थी 1992 में खलनायक, और इनमें भी जैकी श्रॉफ लीड एक्टर नहीं थे। जैकी श्रॉफ का नाम किसी स्कैंडल में भी नहीं आया, वो अपनी 300 गर्लफ्रेंड्स के लिए नहीं जाने जाते, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई ड्रग अब्यूज के किस्से नहीं। एंड जहां आज एक्टर्स को चस्का लगा है पैन इंडिया फिल्म्स, ओटीटी फिल्म्स करके पूरे देश में पॉपुलर होने का, जग्गू दादा वो काम 2006 से कर रहे हैं। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी फिल्में भी कर रखी हैं। एंड अगर एक स्टेप पीछे लेके देखा जाए तो जग्गू दादा सिर्फ लाइफ में मस्ती मार रहे हैं। सांस ले, लंबा सांस ले और शांति। इतना चिल्ला रहे हार्ट के लफड़े हो जाएंगे। जैकी श्रॉफ कोई बॉलीवुड के नेपोटिज्म परिवार से भी नहीं आते, 3 बत्ती चौल के 10 बाय 10 की कोली से निकले हैं। एंड ये और सरप्राइजिंग तब हो जाता है जब तुम्हें पता चले कि उनके पिता जो एक एस्ट्रोलॉजर थे, उनकी माँ जो एक टर्क रेफ्यूजी थी, जैकी श्रॉफ खुद जो 11वीं में फेल हुए, एक रिजेक्टेड फ्लाइट अटेंडेंट थे, एक शेफ के अप्रेंटिस थे, फ्री में काम करने वाले ट्रैवल एजेंट एसोसिएट थे, जिनको देव आनंद साहब ने उनकी पहली फिल्म में एज अ सेकंड लीड साइन किया, फिर 15 दिन बाद उनको लीड एक्टर के पीछे खड़े होने वाला मुस्टंडा बना दिया। अरे देव साहब, and then he gave me a role. He said second hero है, second lead हो। I said thank you sir. हाँ first lead मैं हूँ। And after 15 days he called me. I was demoted to villains second lead क्योंकि मिठुन दादा आ गए, जिसको सुभाष घई एक बैड एक्टर की कैटेगरी में गिनते हैं। बैड एक्टर वाज जैकी श्रॉफ, जो बैंकक्रप्ट हुए, जिनका परिवार टूटने की नौबत तक आ गया, बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा, हर तरफ करियर खत्म करने वाली सिचुएशन आ गई थी। तो इस सब में से जैकी श्रॉफ, जग्गू दादा की पर्सनालिटी ऐसी कैसे बन के निकली कि आज उनकी नेटवर्थ, उनका फेम, उनकी पॉपुलैरिटी, उनका रेलेवेंस किसी सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड से कम नहीं है। इतना कि उन्होंने सीधा केस कर दिया उन लोगों पर जो उनकी मिमिक्री करते आ रहे हैं। सिर्फ 90s के बॉलीवुड फैंस नहीं, आज के लोगों के लिए भी वो उबर और क्रेड जैसे पॉपुलर न्यू एज ब्रांड्स का फेस बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर जहां पुराने सेलिब्रिटीज ट्रोल होते हैं, जैकी दादा अपनी अतरंगी पेड़ लगाओ पर्सनालिटी की वजह से पॉपुलर है। झाड़ लगाने का उपकार नहीं किया भाई मैंने हिंदुस्तान पे ना दुनिया पे, सबका काम है लगाने का, लगाओ। किसी बड़ी मूवी में विलन के रोल में अगर वो आए, उनका लुक रिवील तक मार्केटिंग वाले लोगों का आधा काम कर देता है। तो जैकी श्रॉफ के बारे में सवाल बहुत सारे हैं, एंड इस वीडियो को खत्म करते करते तुम्हें उन सब के जवाब मिलेंगे। तुम्हारा पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव जैकी श्रॉफ पर, उनके स्टारडम पर, पॉपुलैरिटी पर, पर्सनालिटी पर पूरा बदल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो की रिसर्च करते करते मुझे पता चला है जैकी श्रॉफ के बारे में वो चीजें शायद तुमने कभी नहीं सुनी होंगी। उनकी पॉपुलैरिटी जो आज है वो किसी मूवी टिकट बेचने से नहीं बनी है, बल्कि उनकी खुद की एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां, कंट्रोवर्सी, कुछ स्कैंडल से बनी है जिसकी वजह से वो आज तक रेलेवेंट है। और अगर तुम इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियो हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं। वीडियो को लाइक करो और आओ तुम्हें समझाते हैं कि जैकी श्रॉफ आखिर में असलियत में है कौन। जैकी श्रॉफ की आज की सच्चाई यह है कि वो 60 साल के हैं, उनकी नेटवर्थ कुछ 250 करोड़ के आसपास है, और वो आज बॉलीवुड में टीवी स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर खूब रेलेवेंट है। एंड इंटरेस्टिंगली जैकी श्रॉफ की रेलेवेंस उनकी पर्सनालिटी, लीडिंग रोल्स के लिए नहीं, उनका बेसिक से बेसिक काम, चाहे वो Amazon मिनी टीवी पर आया हुआ मस्ती में रहने का, या फिर उनकी सिंघम में कैमियो अपीयरेंस, या फिर एक फेरोशियस बब्बर शेर बेबी जॉन में, सब लोगों को इंटरेस्टेड रख रहे हैं। एंड जैकी श्रॉफ इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि उनकी रियल लाइफ पर्सनालिटी कुछ कम वियर्ड नहीं है। एक इंसान जो एक तरफ एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए वोकल है, थैलेसीमिया जैसे सीरियस डिजीज की अवेयरनेस के लिए इंडियन एम्बेसडर है 2018 से, उनकी डोनेशंस के लिए, चैरिटी वर्क के लिए इंटरनेट पर तुम्हें उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ
स्क्रीन लाइफ के बारे में अच्छी बातें करते हुए हजारों लोग मिल जाएंगे। एंड नेचुरली फिर तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये बेबाक पर्सनालिटी, ये वैरायटी वाला पर्सोना हमेशा से ऐसा था या फिर उन्हें बनाना पड़ा है? इसका थोड़ा सा जवाब हमें मिलेगा अगर हम जैकी श्रॉफ की अर्ली लाइफ के बारे में जाने। किसी में पैसे होते नहीं थे, वेट करता था, पहला दिवाली खत्म, दूसरे दिन हम लोग का दिवाली, जो फटाके फोड़े, जो बच गया वो हम लोग जमा करते थे जाके, दूसरे दिन फटाका शुरू। 3 बत्ती चौल मुंबई में रीटा श्रॉफ और काकूबाई श्रॉफ के घर में जन्मे जयप्रकाश श्रॉफ ने अपना शुरुआती जीवन एक पुअर या फिर एक नीडी परिवार में बिताया था। उनके पिता काकूबाई श्रॉफ जो एक गुजराती मर्चेंट फैमिली से आते थे, उन्होंने शेयर बाजार में अपनी सारी सेविंग्स गंवा दी और उनकी माँ रीटा श्रॉफ एक टर्क रेफ्यूजी थी जो कजाकिस्तान के एक सिविल कूप से अपनी जान बचाकर इंडिया आई थी। उनके घर का गुजारा भी काकूबाई जी की एस्ट्रोलॉजी से चलता था और उनकी पर्सनालिटी का शायद सबसे बड़ा कारण उनकी मदर थी जिन्होंने अपना रिलीजन हिंदुइज्म में बदला, इंडियन और हिंदू कल्चर को एम्ब्रेस किया और अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया अपने 2 बेटों को, जैकी श्रॉफ और हेमंत श्रॉफ। एंड जैकी की पर्सनालिटी में दूसरा बड़ा किरदार उनके भाई हेमंत श्रॉफ ही हैं। एंड यू स्टार्ट टू गेट अ सेंस ऑफ जैकी श्रॉफ्स पर्सनालिटी जब तुम्हें उनके बड़े भाई के बारे में कुछ और पता चलेगा, क्योंकि मेहनत करना, लोगों की मदद करना शायद जैकी ने अपने बड़े भाई से ही सीखा था। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी परिवार के सामने एक बड़ी ट्रेजेडी आने वाली थी। 10 साल की उम्र में मेरे भाई का देहांत हो गया, उनका इंतकाल हो गया, वो पानी में डूब गया और मैं देखते रहा। मैं 10 साल का था, वो 17 साल के थे। वहां से मेरी जिंदगी बदल गई। एंड ऐसे इंसिडेंट के बाद एक 10 साल का जय किशन श्रॉफ एक शॉक और एक डिनायल में थे। दिवाली में अपने दोस्तों के साथ बचे हुए पटाखे बीनने वाला जैकी अब उन्हीं पटाखों से डरने लगा था। मुझे हर चीज से डर लगता था, फटाके फूटते थे तो मैं बिस्तर के नीचे घुस जाता था। एंड तुम सिर्फ इमेजिन कर सकते हो कि उनका परिवार, उनकी माँ, उनके पिता कैसे स्टेट ऑफ नमनेस, एक स्टेट ऑफ ट्रेजेडी में थे। एंड सबके बीच में जैकी श्रॉफ अपनी खुद की वैल्यूज को क्वेश्चन कर रहे थे और शायद यही वो समय था जब जैकी श्रॉफ को 13 साल की उम्र में समझ आ गया था कि अब घर की जिम्मेदारियां उन्हें उठानी पड़ेगी। एंड शायद इसीलिए बहुत छोटे समय से वो रेजिलियंस, वो एटीट्यूड जिसके लिए हम जैकी श्रॉफ को आज जानते हैं, उनकी पर्सनालिटी में सीपन करने लगी। एंड रिसर्च करते वक्त, वीडियो बनाते वक्त जो हमने डिड्यूस करा कि वो यही समय था जब जय किशन श्रॉफ बिकेम जैकी श्रॉफ उर्फ जग्गू दादा, क्योंकि विद टाइम जय किशन श्रॉफ ग्रू अप टू बिकम अपनी गली का जग्गू दादा जो सबकी मदद करता है, अपने चौल का हीरो है। और पैसे ना होने के कारण 11th स्टैंडर्ड के बाद जैकी श्रॉफ को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैं 11वीं पास करने के बाद में मेरे पास पैसे थे नहीं कॉलेज करने के लिए, और शायद ये रियलाइजेशन कि उन्हें अपने परिवार के लिए कुछ करना पड़ेगा, जिम्मेदारियां हैं, तो उनके सपने और एस्पिरेशन भी बहुत सिंपल सी थी। जैकी श्रॉफ ने खुद कहा है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था उन्हें दुनिया में बड़ा आदमी बनना है। उनका बस सपना ये था कि हर दिन की कमाई इतनी हो जाए कि माता पिता का पेट भर जाए, जिसके लिए अब जग्गू दादा को अपने चौल के बाहर की दुनिया समझनी थी। ये कहकर निकल गए कि आप बहुत पढ़े लिखे नहीं, तो क्या पढ़े आप? 11वीं तक पढ़ा ना, बाकी इंसानों को पढ़ता हूँ। और जब एक मिडिल क्लास लड़का बिना गाइडेंस के, बिना एक सपोर्ट के बाहर दुनिया में निकलता है तो भटकता बहुत है। और ये बाहर की दुनिया समझते समझते जैकी श्रॉफ, जग्गू दादा को बहुत सारे टैग्स भी मिले। घर का बड़ा बेटा, जिम्मेदार, गली का हीरो से लेकर आवारा, लड़कियां घुमाने वाला। 3 जगह थे जहाँ हम हमेशा हैंग आउट करते थे। दादा मैं, गुंडे, मवाली, टपोरी, सब नाम हमें देते थे वहाँ पर। एंड अगर तुमने नोटिस करा हो तो जैकी श्रॉफ जिस समय में बॉलीवुड में कदम रखने वाले थे, जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली थी, तो एक अंडरडॉग हीरो की यही वो कुछ ट्रेट्स, कुछ पर्सनालिटीज थी जो जैकी श्रॉफ की रियल लाइफ पर्सनालिटी में घुस चुकी थी। और उनको इतनी समझ आ गई थी कि मास या भीड़ को चलाने वाला काम करना है तो काम वही मिलेगा जहां मास या भीड़ है। लेकिन प्रॉब्लम थी कि काम भी तो करना था। आपका फ्यूचर आपके फादर ने आपको बताया था? बोला था मास मीडिया। एंड एट दिस पॉइंट जैकी श्रॉफ का दिन बहुत सिंपल था। दिन भर काम करना, शाम को दोस्तों के साथ यारी करना और शाम को आकर माँ का हाथ बटाना। एंड लाजमी है कि तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि अगर जैकी श्रॉफ अपने परिवार की भलाई के लिए इतना समय दे रहे थे और ऐसे रूटीन में बन चुके थे जिसमें इंसान बस अपनी हालातों से समझौता कर लेता है, एक स्माइल के साथ उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, तो जैकी श्रॉफ या फिर जग्गू दादा बॉलीवुड में कैसे आए? एंड लाइक हिज फादर प्रोफेसाइज कि ये मास मीडिया में कुछ काम करेगा, बस उन्होंने मास और मीडिया का शायद मेल जोल थोड़ा अलग करा, क्योंकि भीड़ में काम करने वाला जैकी श्रॉफ अब कुछ ऐसा काम करने वाला था जो उनके लिए भीड़ इकट्ठी कर देगी। जैकी श्रॉफ को अपने बॉलीवुड करियर का पहला ब्रेक आउट ऑफ ऑल प्लेसेस एक बस स्टॉप पर मिला था। बस स्टॉप पे किसी ने पूछ लिया क्या करते हो, तो मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ हूँ। बोला आप क्या करते हैं? बोले मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ, अकाउंटेंट। मैं बोला अच्छा। बोले आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते? बोले क्या? बोले तुम्हारे तस्वीर लेंगे और तुम्हें पैसे देंगे। और उन्होंने भी इस आई हुई अपॉर्चुनिटी को ठुकराया नहीं। बोला मेरी तस्वीर लेंगे, मुझे पैसे देंगे? बोला यार मुझे ऐसे काम दे दो। उन्होंने उसको शायद ट्रीट किया एक रैंडम अकरेंस से विद अ गट फीलिंग कि कर भी दिया तो क्या ही बदल
जाएगा, उन्हें कुछ पैसे मिले और काम मिला, थोड़े और पैसे मिले, फिर थोड़ा और काम मिलके और अच्छे पैसे मिले और चौल का जग्गू दादा एक मॉडल बन गया। और वो फिर मॉडलिंग कर ली, 7,500 रुपया, ये कुछ ऐसे भी पैसे आए। फिर मैं काम छोड़ दूंगा, मैं यही करना चाहता हूँ, मेरे फोटो निकालते रहे और मुझे पैसे देते रहे और बस मॉडलिंग मिलती। खुदा का शुक्र भगवान का कि मुझे काम मिलते गए। एंड आई नो सुनने में ये बहुत अतरंगी लगता है कि कैसे एक चौल का लड़का सडनली स्पॉट हुआ और स्टार बन गया, फिल्मी कहानी लगती है, पर जैकी श्रॉफ की वो असलियत थी। और उनकी होर्डिंग्स पर बड़ी फोटोज या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स ही नहीं, उनकी माँ के चेहरे पर एक मुस्कान और पिता के मन में एक सेंस ऑफ खुशी भी था, एक सेटिस्फैक्शन भी था कि बेटे की लाइफ तो अब बन गई है। एंड वो इंसान जो बस अपने माता पिता का पेट भरना चाहता था, इससे ज्यादा लाइफ में मांग ही क्या सकता था। बट उनके जीवन में भी अभी छप्पड़ फाड़ के देने वाला सीन बचा था। आशा चंद्र के सजेशन पर जैकी श्रॉफ ने एक्टिंग क्लासेस देना शुरू किया। मैं मॉडलिंग करता था और एक दिन मुझे आशा जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि एक्टिंग में शौक है। मैं बोला नहीं। बोले मेरे को आता नहीं। बोले सीखोगे? मैं बोला हाँ सीखूंगा। अब हाँ, उनकी एक पुरानी आदत थी जिसमें वो सबको हाँ बोल देते थे और इसी आदत की वजह से वो बेमन से इन क्लासेस को अटेंड करने लगे। लेकिन किस्मत ऐसी थी कि उसी क्लास में एक और इंसान था जो अपने पिता के अलावा अपना नाम बनाना चाहता था, जिसका नाम था सुनील आनंद, द सन ऑफ लेजेंडरी एक्टर देवानंद। सुनील आनंद से मेरी दोस्ती हुई। एंड जैकी श्रॉफ अनलाइक सुनील आनंद बॉलीवुड में ब्रेक नहीं चाहते थे, लेकिन वो देवानंद साहब के बड़े फैन थे और उनसे मिलने की इच्छा उनके मन में जरूर थी। सुनील आनंद को मैं कहीं मिला और उन्होंने कहा कि डैडी को मैं तो डैडी को मिलना चाहूंगा क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। और फिर एक दिन सुनील आनंद मान गए जैकी श्रॉफ को अपने पिता से मिलाने के लिए। देवानंद साहब ने जैकी श्रॉफ को उनकी पहली बॉलीवुड मूवी ऑफर करी एज अ सेकंड लीड। तो उन्होंने मेरा कोई होर्डिंग देखा था, सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम मार्लबरो मैन है, तुम्हें रोल दूंगा। तो बोला कि सेकंड लीड है, मैं मेन लीड हूँ। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती, जिनको देवानंद ने पहले अप्रोच किया था जैकी श्रॉफ वाले रोल के लिए, सडनली उनकी डेट्स अवेलेबल हो गई और 15 दिनों में फ्रॉम बीइंग अ बॉलीवुड मूवी का सेकंड लीड, जैकी श्रॉफ वाज सडनली शक्ति कपूर का एक हेंचमैन। 15 दिन के बाद में बुलाए गए, फिर मैं गया वहाँ पर, बोला वो रोल मिठुन को दे दिया हूँ तो मैं और एक रोल दे रहा हूँ, सीधा शक्ति कपूर का चमचा। पर इस सबके बीच में भी जैकी श्रॉफ थोड़े रिलीव थे क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण उन्हें अपनी पर्सनालिटी, अपने डिक्शन, अपने डायलॉग पर कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। हमने तो कुछ ज्यादा सीखे नहीं, हम अपने काम को खुला रखा और अपने एक्सपीरियंस और अपने दर्द को बाहर किया। और फिल्म जगत के दरवाजे देवानंद साहब ने चौल के लड़के के लिए खोल तो दिए थे, लेकिन अब समय था जैकी श्रॉफ का अपने खुद के इंटेलेक्ट को यूज करने का। अशोक खन्ना जो खुद एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और जैकी श्रॉफ के बैचमेट थे, जैकी की हिंदी डिक्शन पे उनकी हेल्प करने लगे। एंड शायद वो जैकी श्रॉफ की पर्सनैलिटी ही थी अपने दोस्तों के लिए वो ऑनेस्टी और रेवरेंस था कि अशोक खन्ना डिड हिज राउंड जहां वो जैकी श्रॉफ की प्रोफाइल प्रोड्यूसर को दिखाया करते थे। और उनमें से एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे जो अपनी अगली फिल्म में एक सुपरस्टार के नखरे नहीं चाहते थे और एक नए एक्टर, एक न्यू कमर के साथ काम करने के लिए तैयार थे। और ये थे सुभाष घई, जिनको तुम इन मूवीज के लिए शायद जानते हो। Hero is one such film where you took a huge leap towards saying कि न्यूकमर्स के साथ मैं फिल्म बनाता हूँ। अब जैकी श्रॉफ से मिलने के बाद सुभाष घई को उनकी ऑनेस्टी पसंद आई। उसकी जो ऑनेस्टी थी, मैं बोला ये सीख लेगा। उन्हें दिखी जैकी श्रॉफ की शक्ल पर एक ऐसे इंसान की असलियत जिसने अपने जीवन में बहुत तकलीफें झेली हैं, उनसे डील किया है और उनसे जीते भी हैं। जो उसका जो फेस था, उसकी इंटेंसिटी जो जिंदगी में थपेड़े खाए हुए हैं। अब जैकी श्रॉफ को लगा कि उनकी पिछली पिक्चर की तरह इस मूवी में भी उन्हें एक विलन का रोल दिया जाएगा, लेकिन सुभाष घई को जैकी श्रॉफ में दिखा बॉलीवुड का अगला एंग्री यंग मैन और उनको साइन किया गया एक ऐसी फिल्म में जो आज भी एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है, जिसका नाम था हीरो। ये किसी गरीब की मोहब्बत का सवाल है बिल्ला, तो हमसे दुश्मनी तुमसे क्या, जमाने से भी मंजूर है। और सडनली बॉलीवुड में एक नया हीरो पर्दे पर आ गया था जिसके साथ सब काम करना चाहते थे। और इतनी सक्सेस और इतनी जल्दी जीवन बदलने के बावजूद जैकी श्रॉफ ने अपने रूट्स नहीं छोड़े, अपनी चौल नहीं छोड़ी। और आलम यह था कि प्रोड्यूसर्स उनको स्क्रिप्ट सुनाने के लिए उनके साथ चौल में बने हुए शौचालय की लाइन में लगा करते थे, उनसे अपनी फिल्म साइन करवाते थे, उन्हें वहीं नरेशन देते थे। एक्टर बनने के बाद भी मैं रहा उधर काफी 3-4 साल रहा, क्योंकि चौल थी तो तो एक कॉमन टॉयलेट हुआ करता था। 3 पॉटी था और 30 जन थे। के प्रोड्यूसर भी आप लाइन में मिलते थे नरेशन के लिए। और कई मायनों में सिर्फ फिल्मी दुनिया में नहीं, जैकी श्रॉफ असल जिंदगी में भी लोगों के लिए हीरो बन गए थे। एक प्रोड्यूसर साउथ से आया था, बक्सा दिया था दादा, जिसमें साइनिंग अमाउंट 10 मिनट बाद दादा का ही एक पुराना प्रोड्यूसर डायरेक्टर भागते भागते आया था। उन्होंने बोला था कि उनका कुछ फाइनेंशियल इशू हो गया, बिना 1 सेकंड झटके वो सूटकेस उठा के उनको दे ले बिड़ू ले जा। उनकी इनिशियल करियर की सक्सेस का कारण भी शायद यही था कि 3 बत्ती चौल की वो आग अभी बुझी नहीं थी, क्योंकि अपनी अगली फिल्म अंदर बाहर में, जिसमें जैकी श्रॉफ अनिल कपूर के साथ काम कर रहे थे, उनसे लड़ भी लिए थे कि क्रेडिट्स में लीड एक्टर में सबसे पहला नाम किसका होगा। उनकी फिल्में जैसे दहलीज राज बब्बर के साथ, आखिरी अदालत विनोद खन्ना के साथ, मर्द की जुबान धर्मेंद्र के साथ,
साथ ऐसा समा बांध दिया था कि अगर आपको अपना करियर रिवाइव करना है या पॉपुलैरिटी चाहिए तो जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म करो। डैनी डेंजोंगपा का विलन पर्सोना वाज आल्सो हेवीली अपलॉडेड क्योंकि उनकी कुछ फिल्में जैकी श्रॉफ के साथ आई थी और प्रोड्यूसर्स भी जैकी श्रॉफ पर पैसा लगाना चाहते थे। दादा को साइन करने उस वक्त दिन में 10 से 15 प्रोड्यूसर एवरीडे लाइन लगा के आते थे। अपनी हिट मूवी हीरो के बाद जैकी श्रॉफ ने कुछ 22-23 और मूवीज करी एंड जैकी श्रॉफ का करियर उस समय शुरू हुआ 1980s में, जो बॉलीवुड के लिए सबसे बुरा समय माना जाता है। जैकी श्रॉफ को टाइपकास्ट कर दिया गया एक बड़े भाई के रोल में। उनकी मूवीज कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी, पर इस सब के बीच में भी एक मूवी बहुत पॉपुलर हुई। 1986 में आई महेश भट्ट की मूवी काश। अब ये मूवी अपने आप में कमर्शियली सक्सेसफुल तो नहीं थी, लेकिन इस मूवी ने कुछ ऐसा किया जो उस समय पर करना बहुत मुश्किल था। उसने ये नॉर्म तोड़ा कि एक मसाला बॉलीवुड एंटरटेनर मूवी का लीड हीरो एक हीरो के अलावा एक आर्टिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि उस समय पर बॉलीवुड का कमर्शियल सिनेमा बिल्कुल अलग जगह पे था। तो काश मूवी को एक सेमी आर्टसी फिल्म का नाम मिला। उस मूवी में जैकी श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया की परफॉर्मेंसेस को बहुत सराहना मिली। बॉलीवुड ऑडियंसेस के लिए वो कुछ नया था जब एक मूवी रियल सेंसिटिव इश्यूज को बहुत समय बाद ऑडियंस के सामने लाकर रख रही थी। एंड काश मूवी के साथ जैकी श्रॉफ को अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस पर शायद वो कॉन्फिडेंस जो उन्हें पिछले कुछ सालों में अपने काम से नहीं मिल रहा था वो मिलने लगा, क्योंकि जब उनकी वो टाइपकास्ट वाली इनसिक्योरिटी, अपनी एक्टिंग के ऊपर डाउट चला गया, तब उन्होंने साइन करी एक मूवी जिसका नाम तो कबूतर खाना था। उसमें भी उन्हें बड़े भाई का ही रोल करना था, लेकिन ये मूवी जिसका नाम बाद में परिंदा बना, शायद बॉलीवुड की पहली कुछ फिल्मों में थी जो रियलिस्टिक थी, एक्शन मूवी से अलग थी और कमर्शियली सक्सेसफुल भी थी। मूवी का बजट बहुत कम था, लेकिन वो बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म बन गई। इस फिल्म को विधु विनोद चोपड़ा ने बनाया था। कहा जाता है कि ये फिल्म और बहुत सारे आने वाले फिल्म मेकर जैसे निखिल अडवाणी, अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी के लिए एक इंस्पिरेशन बनी। कई जगह तो मैंने ये भी पढ़ा है कि राम गोपाल वर्मा की फिल्मोग्राफी भी कई मायनों में इस फिल्म से इंस्पिरेशन लेती है। ये मूवी इंडिया की 1990 की ऑफिशियल सबमिशन थी ऑस्कर के लिए और इसी के लिए मिला जैकी श्रॉफ को अपना सबसे ज्यादा डिजर्व फिल्म फेयर अवार्ड। एंड कई महीनों में इस पूरी डेकेड का जब अंत हुआ तो जैकी श्रॉफ अपने करियर के पीक पर थे। एक चौल से निकला लड़का जो अपने परिवार की मदद करना चाहता था, आज एक सुपरस्टार बना हुआ था, अच्छी फिल्में कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, करियर अच्छा चल रहा था, लोगों का प्यार था। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने जैकी श्रॉफ की कहानी फिर बदल दी, पर इस बार एक बुरी डायरेक्शन में। अपने करियर के शुरुआती 10 सालों में जैकी श्रॉफ ने बहुत हिट्स दी, लेकिन उसके बावजूद उनकी ब्रांड इमेज, उनकी रेप्यूटेशन इंडस्ट्री में बदलती चली गई। जैकी श्रॉफ की जो आदत थी सबको हाँ बोल देने वाली, सबको मदद देने वाली, उसी आदत की वजह से जैकी श्रॉफ फिल्मों में अब बस सेकेंडरी रोल्स में दिखने लगे थे। उनकी कुछ आगे आने वाली हिट्स जैसे अंगार, सौदागर, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, अकल्य, खलनायक, लव स्टोरी 1942, राम लखन ने उनका एक पुराना डर सच कर दिया। वो डर कि वो बस टाइपकास्ट हो जाएंगे एक बड़े भाई या फिर सपोर्टिव रोल्स में। और उनका नाम बदनाम हुआ जब उनकी कुछ खबरें साबित आई तब्बू के साथ। जब तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज, जिन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ 3 फिल्में की हुई थी, उन्होंने रिपोर्ट करी कुछ एलिगेशंस ऑन जैकी अटेम्प्टिंग टू फिजिकली हरास अ यंग तब्बू। 1986 में जब जैकी श्रॉफ काम कर रहे थे दिल जला पर फराह नाज के साथ, इस मूवी की शूटिंग के दौरान ओरिसा पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि मॉरिशस में तब्बू जो उस समय एक टीनेजर थी, अपनी सिस्टर को शूट पर अकम्पनी कर रही थी। इसी दौरान डैनी ने एक पार्टी होस्ट करी, फिल्म की क्रू को इनवाइट करा और उस पार्टी में जैकी श्रॉफ जो रिपोर्टेडली ड्रंक थे, फोर्सिबली तब्बू को किस करने की कोशिश करते हैं। अब डैनी डेंजोंगपा ने उस समय जैकी को दूर खींचा और उन्होंने सिचुएशन उस समय संभाल ली, लेकिन अगले दिन फराह नाज ने एक बड़ा सीन क्रिएट किया। वो मीडिया में गई और अक्यूज करा जैकी श्रॉफ को ऑफ बीइंग ड्रंक एट अ पार्टी एंड ट्राइंग टू असॉल्ट हर सिस्टर तब्बू। एंड ऐसी कंट्रोवर्सीज फेल होती हुई फिल्मों की वजह से जैकी श्रॉफ के ऊपर हर तरफ से तलवारें चलने लगी थी। उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, एक्सेप्ट जिनमें वो लीड नहीं थे। एंड इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद जब एक्टर्स की स्टारडम खत्म हो जाती है, उनकी फिल्में नहीं चल रही होती हैं, तो एक्टर्स एक फॉर्मूला लगाते हैं, जो फिल्में मिल रही हैं उनमें बेमन काम करो, पैसा इकट्ठा करो, अपने खुद का स्टूडियो बनाओ और अपनी फैन फॉलोइंग पर एक चांस लेकर वो फिल्में बनाओ जो आप बनाना चाहते हो। लेकिन उसके लिए चाहिए था पैसा। पर यहाँ बात हो रही है जैकी श्रॉफ की, जो अपनी साइनिंग अमाउंट को बिना गिने अपने दोस्तों में बांट दिया करते थे, जिन्हें शायद उनकी जरूरत जैकी से ज्यादा थी। दादा ने वो सूटकेस उठा के उनको दे दे, ले बिड़ुले जा। शायद इसी वजह से जैकी श्रॉफ
ने अपने करियर के लोएस्ट फेज में बल्क में मूवीज करना चालू कर दी। इन फिल्मों में कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं होती थी, इन फिल्मों के सीन्स विजुअली प्लीजिंग नहीं होते थे, इन फिल्मों के पीछे कोई बड़ा स्टूडियो या किसी नामचीन डायरेक्टर का एसोसिएशन नहीं होता था। ये ऐसी फिल्में थी जो प्राइवेटली फंडेड होती थी, जो बनाई जाती थी अक्सर पुराने एक्टर्स के साथ जो एक समय पर स्टार होते थे। और ये करने वाले जैकी श्रॉफ अकेले नहीं थे जिनको क्रिटिसिज्म मिल रहा था अपने काम के लिए, अपनी फिल्मों की चॉइसेस के लिए। उनके साथ थे बड़े एक्टर्स जैसे धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती और बॉलीवुड इंडस्ट्री के माने जाने वाले लेजेंड जैसे देव आनंद साहब, जो अपनी फिल्मों के प्यार के चक्कर में मूवीज तो बना रहे थे पर उन्हें अच्छी कहा नहीं जा सकता। पर जैकी श्रॉफ की कहानी थोड़ी अलग थी, क्योंकि इन सब खराब फिल्मों के बीच में भी वो कुछ अच्छी फिल्में जैसे रंगीला, बॉर्डर, खलनायक जैसी फिल्में कर देते थे जिनसे आए उनके पास पैसे। और फिर 1996 में जैकी श्रॉफ और उनकी वाइफ आयशा श्रॉफ ने स्टार्ट करी एक प्रोडक्शन कंपनी जैकी श्रॉफ एंटरटेनमेंट लिमिटेड। उन्होंने सोनी का 10% स्टॉक भी खरीदा जब वो इंडिया के डिजिटल स्पेस में आया 1997 में। और जैकी श्रॉफ चाहते थे प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमाना, और इसीलिए उनकी मूवीज एज अ प्रोड्यूसर जैसे ग्रहण, जो एक बॉक्स ऑफिस बॉम्ब थी, पर उनकी दूसरी मूवी जिस देश में गंगा रहता है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तो अच्छा नहीं किया पर अवार्ड शोज में अच्छा परफॉर्म किया। और फिर आई 2003 में जैकी श्रॉफ के प्रोड्यूसर करियर की सबसे बड़ी गलती, एक मूवी जिसका नाम था बूम। और बूम एक ऐसी मूवी बनी जिसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं गया। उस मूवी के स्टार थे अमिताभ बच्चन, जो खुद उस समय अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स झेल रहे थे। उस मूवी में डेब्यू हुआ कटरीना कैफ का, एंड इवेंचुअली फिल्म एक डिजास्टर बनी, बट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द बैड एग्जीक्यूशन, बट इसलिए भी कि मूवी में ओवरली सेक्सुअलाइज सीन्स थे जो एक हॉट टॉपिक तो बने, पर उसी हॉट टॉपिक के चक्कर में मूवी बन गई पायरेसी का बहुत बड़ा शिकार अपनी रिलीज से पहले ही। और जब रिलीज हुई तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट और फैल गया। अमिताभ बच्चन का करियर उस समय ऑलरेडी नोज डाइव चल रहा था, उन्हें और हेट और क्रिटिसिज्म मिला। कटरीना कैफ महेश भट्ट की मूवी में काम करने वाली थी, उन्हें उससे रिप्लेस कर दिया गया। और जैकी श्रॉफ को देखने को मिला अपने करियर का, अपनी लाइफ का सबसे डार्केस्ट फेज। उन्हें बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी, उन्हें अपना घर बेचना पड़ा, और वो सारी चीजें जो उन्हें अपनी फेम और शोहरत से मिली थी वो धीरे धीरे उनके हाथ से चली गई। और चीजें यहां भी रुकी नहीं, उनकी एक और प्रोड्यूस करी हुई मूवी बॉम्बे सेंट्रल को शेल्फ कर दिया गया, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ट्रेन सीक्वेंस में एक असिस्टेंट की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, और उसकी जिम्मेदारी दी जाती है प्रोडक्शन की, जिसने सही सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो नहीं करी। और इसका असर जैकी श्रॉफ और उनकी वाइफ के रिलेशन पर भी पड़ा। उनके बेटे टाइगर श्रॉफ ने बताया भी है एक इंटरव्यू में कि उन्हें कैसा महसूस हुआ जब उनके घर से फर्नीचर धीरे धीरे कम होने लगा था, और कैसे उन्हें अपने पिता जैकी श्रॉफ को देखना पड़ा था फर्श पर सोते हुए। लेकिन इतनी प्रॉब्लम, कठिनाइयां, बैंकरप्सी, लोन, फ्लॉप्स के बाद भी जैकी श्रॉफ ने अपनी पर्सनालिटी नहीं बदली, क्योंकि इतनी बुरी हालत में भी वो अपने दोस्तों की मदद करना चाहते थे। उनको किसी भी फेवर के लिए हाँ बोलने से नहीं चूकते थे। देव आनंद साहब जो अपने एंड में बहुत बड़ी बड़ी फ्लॉप्स देकर गए, उनकी आखिरी मूवीज में भी जैकी श्रॉफ ही उनकी सेकेंड लीड की चॉइस थे। उन्होंने अपने पर्सनल फंड से अपना चैरिटी वर्क जारी रखा, और उन्हें जरूरत थी इस समय तो सिर्फ मदद की, एक रिवाइवल की, और वो उन्हें मिला भी। जैकी श्रॉफ के बारे में एक चीज उनके जीवन में कभी नहीं बदली, वो थी उनकी पर्सनालिटी, उनका हेल्पिंग नेचर, और शायद यही वो कारण था कि इतने बुरे समय से भी वो वापस आ पाए। जैसे सलमान खान, जो एक समय पर जैकी श्रॉफ की फिल्म फलक पर कॉस्ट्यूम एडी थे, उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ एक बॉन्ड बनाया, क्योंकि जैकी हर इंसान को अपने सेट पर छोटे या बिड़ू मानते थे। जैकी श्रॉफ की रिकमेंडेशन पर ही सलमान खान को बीवी हो तो ऐसी में अपना एक्टिंग डेब्यू करने का मौका मिला, क्योंकि जैकी श्रॉफ उस समय सलमान खान की फोटोज प्रोड्यूसर को सेट पर दिखाया करते थे। एंड शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतने सालों बाद सलमान खान और उनका ये बॉन्ड सलमान खान की इंडस्ट्री में पुल की वजह से जैकी श्रॉफ को अफ्लोट इन द इंडस्ट्री रखेगा, और उनको हर तरफ से हेल्प मिली। अक्षय कुमार ने उनकी हेल्प करी जब उन्हें प्रियदर्शन की क्लासिक मूवी भागम भाग में कास्ट किया गया। सुनील शेट्टी, जो जैकी श्रॉफ के साथ ही सेम एरा के स्टार रह चुके हैं, जैकी श्रॉफ के बच्चों के गॉडफादर हैं, उन्होंने उनकी हेल्प करी आन मूवी में कास्ट करने में। छोटे मोटे रोल्स प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट कर उनकी मदद तो उनके दोस्त कर देते थे, बट जैकी श्रॉफ वो काम अपने खुद के टर्म्स पर करते थे, और उन्होंने वो सब करना शुरू किया जो उनके उस बड़े कर्जे को पे ऑफ करने के लिए उन्हें करना पड़ा, जिसमें टाइम लगा। जैकी श्रॉफ ने अपना सोनी टीवी का 10% शेयर भी बेचा 2012 में, 15 साल के बाद। जैकी श्रॉफ बॉलीवुड के पहले कुछ उन एक्टर्स में थे जिन्होंने साउथ में जाके मूवीज करी। उन्होंने मूवीज करी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, कोंकणी, भोजपुरी में, उन्होंने पंजाबी फिल्में भी करी। एंड उनकी हर एक मूवी की चॉइस एक पैशन, एक इमोशन से आती थी। हर एक प्रोजेक्ट को अपना खुद का मानते थे, और उनकी हर किसी को हाँ बोल देने वाली आदत उनका साथ नहीं छोड़ रही थी। और 2009 में एक तमिल फिल्म आई अरण्या कंदम, जिसमें जैकी श्रॉफ प्ले करते हैं एक गैंगस्टर जो सफर कर रहा होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन से।
इस रोल को तमिल इंडस्ट्री के बड़े से बड़े एक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म के डायरेक्टर कुमार राजा इंडस्ट्री में एक न्यू कमर थे और उनकी इस डेब्यू फिल्म को जैकी श्रॉफ ने करने की हाँ भर दी। एक ऐसे सेट पर जहां उन्हें फिल्म की भाषा तक नहीं आती थी, जैकी श्रॉफ सबके साथ बड़े आराम से घुल मिल गए। इस फिल्म का ओपनिंग सीन एक बहुत ही इंपैक्टफुल मोमेंट है। एक ऐसी फिल्म जो आज एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है और इसी मूवी ने जैकी श्रॉफ को और होप दी कि वो और अच्छा काम कर सकते हैं। और इस पॉइंट पर शायद जैकी श्रॉफ पैसा कमाने के लिए या फिर फेम कमाने के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो शायद सिर्फ इसीलिए काम कर रहे थे क्योंकि उन्हें आता ही ये काम था। जैकी श्रॉफ की क्रेजी फिल्मोग्राफी तो उनके विकिपीडिया पेज पर तुम्हें देखने को मिल ही जाएगी। 13 लैंग्वेजेस में 250 से ऊपर फिल्म कर चुके जैकी श्रॉफ को देखकर तुम बस यही कह सकते हो कि उन्होंने पीस बना लिया था अपने फेलियर से और एम्ब्रेस कर लिया था फिल्मों में काम करने वाले अपने पैशन को। और लगभग 10 साल इंडस्ट्री में बस सर नीचे करके अपना काम करने वाले जैकी श्रॉफ का जीवन फिर बदलने वाला था, क्योंकि 2013 में आई धूम 3 जिसमें उनका एक छोटा सा रोल था, छोटा पर इंपैक्टफुल, और वो और बदलने वाला था 2014 में आई मूवी ब्रदर्स के साथ। क्योंकि इन मूवीज में बहुत सालों बाद जैकी श्रॉफ का बॉलीवुड सिनेमा में एक कमर्शियली सक्सेसफुल मूवी में एक इंटेंस वर्जन देखने को मिला। बहुत समय बाद जैकी श्रॉफ को एक बिग बजट स्टूडियो मूवीज में काम मिलने लगा और सडनली जैकी श्रॉफ की वो पर्सनालिटी जिसके वजह से उन्होंने बहुत सारी अच्छी और बुरी चीजें झेली, सोशल मीडिया की एज में और बदलने वाली थी। क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका मौसी ची एक पोलियो अवेयरनेस एड वायरल होने लगा। और अगर तुम्हें याद हो तो इंडियन सोशल मीडिया के इनिशियल एडवेंट में ये कोर वीडियो है, क्योंकि सोशल मीडिया की नई एज में ये पहली बार था कि एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक्टर एक सोशल अवेयरनेस के एड में उसके आउटटेक्स में गालियां दे रहा है। पोलियो के खुराक दिलाए हैं, फनी था, आउटलैंडिश था, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लोगों को जैकी श्रॉफ की असली पर्सनालिटी दिखा गया जिसको लोगों ने फिर पसंद किया। और उसके बाद तो जैकी श्रॉफ की मानो यूट्यूब के ऊपर पुरानी वीडियोस बहुत सामने आने लगी जहां पे उनका मीडिया से इंटरेक्शन होता था। कंपाइलेशन वीडियो, सैवेज मोमेंट्स ऑफ जग्गूदा, अपना भिड़ू फनी मोमेंट्स, इनफैक्ट उनके खाने की रेसिपीज तक वायरल होने लगी। ऐसा बैंगन समझ, मिर्ची डालने का अंदर और उसको ऐसे बना देने का, काट ऐसा, उसके अंदर लहसुन भी डालने का। और जैकी श्रॉफ की पर्सनालिटी इतनी वायरल, इतनी पॉपुलर होने लगी थी कि उन्हें कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े, क्योंकि उनका पर्सोना पे, उनके बिंदास एटीट्यूड पे सोशल मीडिया, कॉमेडियंस, टीवी रियलिटी शोज सब अपनी दुकान चला रहे थे। इसमें एक एक्सेप्शन निकले, कृष्णा अभिषेक जिन्होंने जग्गू दादा का कैरेक्टर कपिल शर्मा शो पर प्ले किया, उनको तक इस कंट्रोवर्सी में थोड़ा जलना पड़ा, जिनको बाद में जग्गू दादा ने इकलौती एक्सेप्शन परमिशन दी अपनी मिमिक्री करने के लिए। एंड जैसे ही जैकी श्रॉफ की पर्सोना सोशल मीडिया पर पॉपुलर हुई, उनकी मूवीज की वजह से नहीं पर उनकी रियल लाइफ पर्सनालिटी की वजह से, तो वो सोशल मीडिया को यूज करने वाली जनता के बीच में एज एन ओल्ड नॉस्टैल्जिया वाले एक्टर नहीं बल्कि एक रिलेटेबल फिगर की तरह पॉपुलर होने शुरू हुए। उनकी बिड़ू वाली पर्सनालिटी, उनका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग लोग टीवी पर, मूवीज में देख रहे थे, पर अब एक यंग जनरेशन ने उनकी पर्सोना को ह्यूमर और एंटरटेनमेंट के लेंस से भी देखना शुरू करा। I want Jackie Shroff as my father-in-law. I have a huge loving towards Jackie Shroff. एंड देखते ही देखते रिएक्शन वीडियोस, ब्रांडेड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, जग्गू दा के हिट सॉन्ग्स पे रील्स बनना एक ट्रेंड बन गया। बड़े बड़े मार्केटिंग कैंपेन्स विद क्रेड एंड उबर, उनकी पॉडकास्ट अपीयरेंसेस मानो एक रिजल्ट है कंपाउंडिंग का उन सारी अच्छी चीजों का जो जैकी श्रॉफ ने अपने बचपन से अपनी रियल लाइफ पर्सनालिटी की वजह से करी थी। क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हर एक डॉक्यूमेंटेड अच्छी चीज जो जैकी श्रॉफ ने करी थी वो एविडेंस के साथ लोगों के सामने आ गई थी। He was so sweet. I met him at a party. I went to him. I was like, hi. He's like my lady. He took out his So he was like, he was very nice. और इनके फनी एटीट्यूड को लोग सिर्फ इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि वो फनी थे, बल्कि इसलिए कि लोगों को पता चला कि उनकी लाइफ जो ट्रॉमा और ट्रेजेडी से निकली है, इतनी प्रॉब्लम झेलने के बाद भी एक ऐसा इंसान बना सकती है जो लोगों को एक स्माइल के साथ, अच्छे मैसेज के साथ, अच्छे कॉज को सपोर्ट करते हुए एंटरटेन कर रहा है। वीर सांघवी साहब और रौफ अहमद साहब आए थे, दोपहर का टाइम था, मुझे उठाया, बोले आपकी पिक्चर रिलीज हुई है और आप सो रहे, तो मैं क्या कर लेता। जैसा तुम्हें शुरुआत में बताया, उनका चैरिटेबल वर्क, थैलेसीमिया एपिडेमिक के लिए, HIV एड्स की कैंपेन के लिए, उनकी डोनेशंस, इनफैक्ट उनका पैशन टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट बहुत बड़ी चीज है जो एक यंग जनरेशन के साथ रिलेट करता है। झाड़ लगाने को उपकार नहीं किया भाई मैंने हिंदुस्तान पे ना दुनिया पे, सबका काम है लगाने का, लगाओ। एंड आज उनकी रेलेवेंस उनके मूवी रोल्स के लिए, परफॉर्मेंसेस के लिए तो है। उनकी लुक रिवील भी एक अच्छी मूवी में एक लीड विलन की तरह हाइप क्रिएट करती है, पर कई मायनों में उनकी रेलेवेंस उनसे ज्यादा उनके
के फैंस, न्यू एज फैंस, ओल्ड एज फैंस एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर इस समय एक बड़ा सवाल जो जैकी श्रॉफ के बारे में हमारा पूछना बहुत जरूरी है कि जब उनकी कहानी इतनी बार बदल चुकी है उनकी पर्सनैलिटी के बदले बिना, तो ये कहानी आगे कितनी अच्छी चलेगी। अगर इस पूरी वीडियो में तुमने कुछ समझा है तो वो ये कि जैकी श्रॉफ बदले नहीं है, और इसका एक अजीब सा प्रूफ तो आज भी है। 2021 में आई इनकी एक बी ग्रेड मूवी विद अनूप जलोटा, जिससे ये प्रूव होता है कि उनकी सबको हाँ बोलने वाली आदत तो आज भी नहीं गई है, बट बरकरार तो वो नियत भी है, वो पर्सनैलिटी भी है, वो ऑनेस्टी भी है। जहां उनके सामने हर एक वो सिचुएशन आई जहां कई बड़े स्टार्स, पॉपुलर एक्टर, कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर्स का करियर खत्म हो जाता है, लेकिन जैकी श्रॉफ आज भी यहाँ है। जहां आज कमर्शियल सक्सेस के साथ एक्टर्स के हाव भाव बदल जाते हैं। शाहरुख खान तो कहते हैं कि आई एम द लास्ट सुपरस्टार, अब मेरे आगे कोई सुपरस्टार नहीं होगा। सर मेरे आगे नहीं होगा। इस सब के बीच में जैकी श्रॉफ की पर्सोना बिल्कुल इससे उल्टी रही। एंड कई लोग मानते होंगे कि हैप्पीनेस एक चॉइस होती है, लेकिन जैकी श्रॉफ की लाइफ से एक बात तो समझ में आती है कि अपनी खुशी के लिए चॉइसेस लेना कोई आसान काम नहीं है। वो चॉइसेस जो आपको तकलीफ देंगी, जो आपको टेस्ट करेंगी, और उन्हीं की वजह से जैकी श्रॉफ ने शायद वो सब या फिर उससे ज्यादा पा लिया है जो उन्होंने एक समय खो दिया था। क्योंकि इंसान हर समय सीखता है अगर उसे जीवन में आगे बढ़ना हो तो, लेकिन शायद चॉइसेस जहां पे आपको अपने आप से बेहतर बनना हो इज समथिंग एवरीवन शुड एम फॉर। एंड जग्गू दादा को अगर आज भुला दिया जाए तो शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ से पीस बना लिया है, अपने पैशन को एम्ब्रेस कर लिया है। उनके अंदर कोई डिजायर नहीं है कि किसी को कुछ साबित करना है, क्योंकि वो आदमी अपनी कंसिस्टेंसी पर खड़ा रहेगा। और हम उन्हें हमेशा इसीलिए याद करेंगे एक सेंस ऑफ रेवरेंस से, एक सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट से, क्योंकि जैकी दादा है तो अपने बिड़ू ही। अंदाज फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच वाचिंग टिल द एंड। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। जैकी श्रॉफ की तुम्हारी फेवरेट परफॉर्मेंस, उनकी फेवरेट मीम कौन सी है मुझे कमेंट्स में बताओ। तुम यहाँ तक आ गए तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो उतनी ही पसंद आएगी जितनी ये आई है। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसी और वीडियोस की पूरी एक प्लेलिस्ट है, इन्हें चेकआउट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।